चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स। कल हम उन्होंने देखा था काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था और आज हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे कि एक स्प्रिंग है जो अपने नॉर्मल जो है पोजीशन पर किसी जो है सपोर्ट से बांध दिया गया है और इसके एक एंड में जो है एक लकड़ी का ब्लॉक जो है लगा दिया गया है, ठीक। हम सपोज कर कंसीडर कर रहे हैं कि इलास्टिक स्प्रिंग जो है नेग्लिजिबल मास का, इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत स्मॉल है और एक एंड जो है इसका अटैच कर दिया गया है किसी रिजिड सपोर्ट से, एक एंड को इसको अटैच कर दिया गया और दूसरे एंड में जो है उसके जो है अटैच कर दिया गया एक ब्लॉक जिसका मास m है। m मास के ब्लॉक को इसको अटैच कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि यदि इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को पकड़ कर अगर हम खींचें तो स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगा और अगर हम इधर का खींचेंगे तो स्प्रिंग इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। ऐसा आप देखेंगे कि स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग हमको खींच रहा है। तो अगर हम इसको अगर खींचेंगे तो स्प्रिंग अपनी उधर ब्लॉक को उधर खींचने की कोशिश करेगा। अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करती है। यानी स्प्रिंग जो है हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो जिसको हम स्प्रिंग फोर्स एफोर्स कहते हैं। तो न्यूटन्स, अगर ये मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, ये जो है x=0 इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से सपोज दैट कि इसको स्ट्रेच करके स्मॉल डिस्टेंस तक, अगर मैं इसको स्मॉल डिस्टेंस तक अगर स्ट्रेच करूं, यानी इसको खींच कर जो है मैं यहाँ तक ला दूं, अगर यहाँ पर स्प्रिंग को ला दूं, मतलब इस ब्लॉक को अगर यहाँ पर ला दूं तो खींचने में इसका जो है अगर x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें x डिस्टेंस का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जैसे उसको हम इधर अब खींचेंगे जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या करता है, वर्क करता है। तो हुक्स साहब ने ये बताया था। और अगर इसको यहाँ से खींच कर हम छोड़ देंगे तो स्प्रिंग तुरंत उसको अपने क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और खींच कर क्या करता है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी लाता है ना। तो इस पर हम मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x करते हैं तो हुक्स साहब ने बताया था कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो Fs = kx होता है, जहाँ पर k जो हमारा होता है कांस्टेंट होता है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। और SI यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हम इसकी SI यूनिट भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर होता है नॉट स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो होता है स्प्रिंग फोर्स। और इसमें के जो होता है मेरा स्टफ होता है, यदि हमारा लार्जर होता है स्प्रिंग इज स्टफ फॉर के इज लार्जर, के की वैल्यू अगर लार्जर होगा तो स्प्रिंग हमारा क्या होगा, स्टफ होगा। और सॉफ्ट होता है इट इज़ के इज स्मॉल, अगर के स्मॉलर होगा तो मेरा सॉफ्ट होता। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि जो है स्प्रिंग क्या होगा, स्टफ होगा यदि के इज लार्जर, के हमारा लार्जर होगा और ये मेरा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कब होता है, जब के की वैल्यू क्या होता है हमारा स्मॉलर होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्मॉलर कब होगा ज़्यादा। और यहाँ माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब सपोज कर लेते हैं कि इसको जो है हमें थोड़ा सा एकदम स्मॉल डिस्टेंस dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में हमारे द्वारा जो वर्क होता है वो dw वर्क किया जा रहा है। तो dw वर्क इक्वल टू क्या होता है, dw इक्वल टू होगा स्मॉल 4fs और स्मॉल डिस्प्लेस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है fs जो होगा वो f dx के बराबर होगा। अब यहाँ से fx के होगा हम वैल्यू रखते हैं, dw इक्वल टू हो जाएगा -kx और ये dx के बराबर हो जाएगा। अगर सपोज दैट की बॉडी जो है हमारा मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में उसके द्वारा किया गया यह वर्क है कि अगर हम छोटा सा डिस्टेंस का डिस्प्लेस करते हैं तो उसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक को जो है x = xi से लेकर x = इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक अगर हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क निकालना होगा टोटल वर्क टाइम, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रल कर देंगे। w = xi to xf - kx
dx हो जाएगा, क्योंकि हम xi से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन xi से लेकर जो है xf तक इसको डिस्प्लेस किया, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट किया है। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम कह सकते हैं w इक्वल टू माइनस के एक्स आई एक्स एफ, यहाँ हो जाएगा x dx, ओके x dx होगा यहाँ पर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसमें अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर रखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई में 2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर एफ माइनस एक्स स्क्वायर आई, और इसको यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस के हाफ, अगर इस माइनस को अंदर हम भेज दें तो हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ होगा। और इस तरह हम 1/2 का और के का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो आपका हो जाएगा w इक्वल टू 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन हमारा इतना होगा। अब अगर हम ये सोच लें कि हम जो है इसको यहाँ से खींचा, डिस्प्लेस किया कि उसको मैं छोड़ दें, और छोड़ने के बाद पुनः ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स आई और एफ आई जब दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, यानी जो उसका इनिशियल पोजीशन को हम मान लेते हैं कि उसको जो है एक्स आई से अलाउ किया और रिटर्न कर देते हैं, वो एक्स आई पर ही आ जाता है। तो उस समय जब हम वर्क डन निकालेंगे, डब्ल्यू एफ एक्स निकालेंगे स्प्रिंग वर्क डन, तो एक्स आई और एक्स एफ के एक्स आई दोनों हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरा 0 के बराबर होगा। तो उस समय जो वर्क डन होता है वो मेरा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यदि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम ग्राफ बनाते हैं स्प्रिंग फोर्स एफ एक्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ब्लॉक में उसके एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो जो मेरा ग्राफ आता है कुछ इस तरह मिलता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्स के बीच अगर एफ एस और एक्स के बीच ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ हमारा आता है कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, और ये जो एरिया कवर करता है उस एरिया से ही हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, और इसी के साथ हम इसको एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जो एरिया एक कवर करेगा, ये एरिया इसके द्वारा जो कवर किया जाता है, चूँकि हुक्स लॉ के अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था कि जो हमारा फोर्स लगता है एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स एम, अगर इसको हम एक्स एम तक डिस्प्लेस कर रहे स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, तो ना अगर वर्क डन जो होता है स्प्रिंग को फॉर एक्सटेंशन एक्स एम तक, उसका डिस्प्लेसमेंट जो मैंने कहाँ तक किया एक्स एम तक किया, तो उस समय जो हमारा उसके वो फोर्स लगेगा हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स एम होगा। और यहाँ पर अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें, इसको ओ बी ए कह दें, तो एरिया इक्वल टू जो मेरा हो जाता है हाफ ओ बी इंटू ए बी बी एम कह सकते हैं, और यहाँ से हाफ बी एम जो हमारा क्या हो जाएगा एफ एम के बराबर हो जाएगा, और ये मेरा एक्स एम है वो भी एक्स एम होगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो जो मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस के एक्स एम इंटू एक्स एम होगा, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई में 2 होगा। इस तरह जो है इसका एरिया होगा। अब हम ये चाहते हैं कि बॉडी में बहुत स्लोली स्ट्रेच हो, स्लोली स्ट्रेच करना होगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट और इक्वल लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी में एकदम स्लोली स्ट्रेच होगा। तो उस समय जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जो हमारा होता है इस वर्क डन के बराबर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि यदि हम ये चाहते हैं कि स्प्रिंग स्लोली स्ट्रेच हो तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होगा हमारा अपोजिट जो फोर्स लगता है, यानी स्प्रिंग फोर्स के इक्वल अपोजिट होगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा होता है, उस समय अगर मैं चाहते हैं कि बॉडी क्या स्लोली स्ट्रेच हो, तब मुझे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा उसके इक्वल और स्प्रिंग फोर्स के इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ेगा। तो उस समय जो वर्क डन मेरा होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल के क्या होगा बराबर डब्ल्यू ई भी कह सकते हैं, डब्ल्यू यानी जो पूरा वर्क डन होगा वो मेरा स्प्रिंग वर्क डन के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू एस कह सकते हैं, और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से रखें तो ये नेगेटिव जो होगा उस नेगेटिव को प्लस कर देगा, और इस समय इस जैसे ये मेरा निकला है वर्क डन ये, तो यहाँ पर रखेंगे तो वो नेगेटिव क्या होगा के एक्स एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यही वर्क डन जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में
क्या होता है, सॉरी एनर्जी ग्रुप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो यूज होगा हाफ एम के स्क्वायर, ये उसके पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है स्प्रिंग के अंदर। तो इस तरह हम उसके अंदर स्टोर जो है एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं पावर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पावर क्या था, पावर आप जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक ना, उसी को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पावर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पावर होता है, आप जानते हैं कि पावर इज जो होता है डिफाइन रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होता है, सिंपल है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू हमारा होता है W में T, ये भी आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू W बाई T होता है। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, इसकी यूनिट निकालना चाहें, इसका डायमेंशन निकालना चाहें, तो डायमेंशन इसका ml स्क्वायर टी के पावर -3 होता है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो ml स्क्वायर टी के पावर -3 इसका डायमेंशन होता है। इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट आपका वर्क यूनिट जूल होता है, टाइम की यूनिट सेकेंड होता है। तो 1 जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम वाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 वाट के बराबर। ये हमारा पावर है जो अब तक आप जानते थे। और इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म है, किलो वाट होता है तो 1000 वाट होता है, नहीं हम कह सकते हैं 1 किलो वाट में 1 किलो वाट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 1000 वाट होता है। ये भी आपको बताया जा चुका होगा। कुछ ऐसे भी टर्म है, 1 हार्स पावर की बात करते हैं तो 7046 होता है। तो 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 जो होता है, आप ये भी जानते हैं कि 746 वाट के बराबर हमारा ये होता है, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होता है, कोई पावर जो होता है किसी एजेंसी पर हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर एट अ लिमिट टाइम इंटरवल, जो अप्रोच करते हैं टाइम इंटरवल अगर हमारा जो है 0 के अप्रोच करता है तो एवरेज पावर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू हम कहते हैं डेल्टा W बाई में डेल्टा T। ये कब होगा, जब टाइम हमारा अप्रोच टू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम इज डेल्टा T इज अप्रोच टू 0। जब 0 के अप्रोच करता है तो उस समय उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस पावर होता है। तो इसके बाद ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।